नमस्कार, मैं हूं सूरज सनवाल। वर्चस्व की इस कड़ी में बात होगी एक ऐसे बाहुबली की जिसने रियासत से सियासत तक का सफर बखूबी पूरा किया, जो जेल से निकला और जेल मंत्री बन गया। कुंडा के राजा राजनीति के राजा भैया बने तो विरोधियों की शामत आ गई। सियासत में बड़ी साफगोई से अपनी सल्तनत कायम करने वाले रघुराज प्रताप सिंह की पूरी कहानी देखिए। ये जयकार लोकतंत्र में सामंती हनक और धमक की गवाही है। लोगों में चरण वंदना करने की होड़ मची है। ये सम्मान भी है, जरूरत भी और कुछ दहशत भी। इलाके में वर्चस्व ऐसा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इन्हें गुंडा का गुंडा कहा था। हम बात कर रहे हैं यूपी सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की। देखिए, राजा भैया के साथ जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहा है कि वो एक रियासत से जुड़े रहे हैं, उत्तराधिकारी हैं रियासत के। और जब भी किसी रियासत का उत्तराधिकारी राजनीति में होता है और वो अगर थोड़ा दबंग है और वर्चस्व अपना कायम करना चाहता है सामाजिक तौर पे, तो राजनीतिक तौर पे, तो निश्चित तौर पे उसको ढेर सारे बेनिफिट अपने आप मिल जाते हैं। एक तो जनता में परंपरागत ये भावना होती है कि हमारे ये राजा के उत्तराधिकारी हैं या हमारे राजकुमार हैं। अपनी सामंती पृष्ठभूमि और दबंग छवि का सियासत में इस्तेमाल करते हुए किसी को देखना हो तो यूपी के प्रतापगढ़ आइए, जहां के भद्री और बेंती रियासत के अगले वारिस हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया। कहते हैं पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। बचपन की शरारतों को देखकर ही इनका नाम तूफान सिंह रखा गया। जाहिर है राजा के घर पैदा होने के चलते रसूख का स्वाद शुरू से मुंह में लग चुका था। हालांकि देश में अब राजशाही सिर्फ हवेलियों की चार दीवारियों में समझ कर रह गई थी और सत्ता ने भी अपना पता बदल लिया था। लोगों में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए लोगों के ही समर्थन की जरूरत थी और बचपन से ही महत्वाकांक्षी तूफान सिंह ने इस गणित को कम उम्र में ही समझ लिया था। इसीलिए भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के बेटे रघुराज प्रताप सिंह सियासत में कदम रखने वाले अपने परिवार के पहले शख्स बने। 1993 में यूपी विधानसभा का आम चुनाव होने वाला था। रघुराज प्रताप सिंह ने भी कुंडा विधानसभा से ताल और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जबरदस्त जीत हासिल की। अपने पहले चुनाव में ही 89,473 मत पाकर रघुराज प्रताप सिंह ने क्षेत्र में दबदबे का एहसास करा दिया था। तूफान सिंह अब राजा भैया बन चुके थे। प्रतापगढ़ का अपना कैरेक्टर है। वहाँ अभी भी जनता राजाओं को और उनके उत्तराधिकारियों को बहुत सम्मान देती है। ये बात उनके बहुत ही फेवर में गई। राजा भैया की सियासत में एंट्री भी विवादित ही रही। राजा भैया विधायक तो बन चुके थे, लेकिन उनकी उम्र को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। हालांकि उम्र के मसले ने राजा भैया को ज्यादा परेशान नहीं किया। दरअसल राजा भैया को सिर्फ रियासत ही विरासत में नहीं मिली थी, उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह का नाम भी पुलिस के दस्तावेजों में मौजूद था। पुलिस रिकॉर्ड में उदय प्रताप सिंह का नाम 20 सदस्य वाले अपराधी गिरोह के सरगना के रूप में दर्ज था। 90 के दौर में ही यूपी की सियासत में सर्वाधिक उथल पुथल मची हुई थी।
किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने से किसी भी सरकार के कभी भी गिर जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता था। गठबंधन सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ चरम पर था। ऐसे में 1996 का चुनाव हो रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कुंडा विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे। तब एक जनसभा में कल्याण सिंह ने राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहकर संबोधित करते हुए लोगों से अपील की, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। लेकिन चुनाव में राजा भैया ने सारे कयासों को धत्ता बताते हुए जोरदार जीत हासिल की। 1996 के चुनाव में भी किसी पार्टी को सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं मिला। विधायकों का जोड़ तोड़ शुरू हो गया। एक एक विधायक की कीमत बहुत थी। ऐसे में अपनी सरकार बनाने के लिए कल्याण सिंह ने पुरानी बातों को भूलते हुए राजा भैया को अपने मंत्रिमंडल में जगह दे दी। जैसे जैसे राजा भैया का सियासी कद बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे राजा भैया पर मामले भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सत्ता का वरद हस्त मिलने से इन मामलों को निपटाने में भी आसानी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, उनको ताकत दी। ढेर सारे मामले उनके जो पहले से पेंडिंग थे वो खत्म हुए। राजा भैया मंत्री तो बन चुके थे, लेकिन विवाद उनका दामन नहीं छोड़ रहे थे। उस दौर में यह अफवाह चरम पर थी कि राजा भैया ने बेती के तालाब में मगरमच्छ पाल रखे हैं, जिनका निवाला उनके दुश्मन बनते हैं। इन अफवाहों से राजा भैया की दहशत तेजी से बढ़ रही थी। राजा भैया पर नए सिरे से कई आरोप लग रहे थे। उसी समय साल 1998 में प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी जसवीर सिंह ने राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई की। बताते हैं कि राजा भैया के काफिले को चंद किलोमीटर के भीतर 14 बार चेक किया गया। और तो और पहली बार पुलिस ने बेती के महल पर रेड मारी। आरोप था कि राजा भैया के पास AK-47 जैसा खतरनाक हथियार है। ये राजा भैया और पुलिस की पहली मुठभेड़ थी, लेकिन सत्ता की हनक एक बार फिर दिखी और तेज तर्रार एसपी जसवीर सिंह का तबादला हो गया। जो भी घटनाएं हुई, दिलदारगंज में जो वहाँ पे आगजनी की घटना हुई थी, उससे भी उनको जोड़ा गया। इसके अलावा भी और कुछ घटनाएं ऐसी रही हैं क्षेत्र में जिससे उनको जोड़ा गया। लेकिन हर घटना में चूंकि उनका अपना क्षेत्र है और अपना उनका एक परंपरागत जो संबंध है क्षेत्र से, उसकी वजह से कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आ पाई। और जब आप सत्ता के साथ रहते हैं, निश्चित तौर पे सत्ता थोड़ी उदारता बरतती ही है। इस घटना ने राजा भैया के रसूख को और बढ़ा दिया। अब पुलिस सीधे तौर पर राजा भैया का नाम तक लेने से हिचकने लगी। राजा भैया का प्रभाव अब सिर्फ कुंडा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि आसपास के जिलों में भी राजा भैया के नाम की तूती बोलने लगी। नहीं, निश्चित तौर पे। और कोई भी आदमी जब राजनीतिक तौर पे ताकतवर होता है तो कई जिलों में अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता है। और निश्चित तौर पे राजा भैया सिर्फ प्रतापगढ़ नहीं, बल्कि उनका सुल्तानपुर और आसपास के जिलों में भी उनका काफ़ी दखल है। अब राजा भैया का दखल हर जगह होने लगा। ठेके पट्टे से लेकर सियासत के समीकरण तक राजा भैया साधने लगे, और जो विरोध करता उसके साथ टकराव भी होता। लेकिन राजा भैया की सल्तनत को सीधी चुनौती बहुत कम मिली थी। कहा जाता है कि कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला ने राजा भैया के लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी की थी। घटनाएं चूंकि इसलिए होती हैं कि आप अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए आपको दखल देना पड़ता है, और जब आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है, निश्चित तौर पे टकराव होती है। तो ऐसी स्थितियां कई बार सामने आई हैं। राजा भैया अब सिर्फ खुद की तकदीर नहीं लिख रहे थे, बल्कि उनके हाथों में 2-3 विधानसभा की कुंडली थी। इन विधानसभाओं में राजा भैया का सिर पर हाथ होना जीत की गारंटी बन चुका था। और राजा भैया की नजर प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पर थी, जहां की सांसद थी राजकुमारी रत्ना सिंह, जिनसे राजा भैया की पुरानी अदावत चल रही थी।
वहीं प्रतापगढ़ के रामपुर खास के विधायक और दिग्गज कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी से भी राजा भैया की नहीं पटती थी। ऐसे में राजा भैया ने 1999 के लोकसभा चुनाव में अपने रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह को प्रतापगढ़ लोकसभा सीट का चुनाव लड़वाया। 1999 का लोकसभा चुनाव हिंसा के लिए नजीर बना। चुनाव में तपिश इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों में हुई मारपीट में राजकुमारी रत्ना सिंह और अक्षय प्रताप सिंह दोनों घायल हुए थे। राजा भैया का समर्थन मिलने के बावजूद अक्षय प्रताप हार गए और रत्ना सिंह की जीत का श्रेय प्रमोद तिवारी को गया। ये राजा भैया की पहली सियासी हार थी। हालांकि इस हार से राजा भैया के कद पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इस हार में बुरे समय की आहट जरूर छिपी थी। साल 2003 में तत्कालीन बीएसपी सरकार में राजा भैया को जेल जाना पड़ा। राजा भैया के घर से AK-47 बरामद हुआ, जिसके बाद राजा भैया पर आतंकवाद निरोधक कानून पोटा तामील कर दिया गया। राजा भैया के पिता उदय प्रताप भी जेल भेज दिए गए, लेकिन सरकार बदल गई और सत्ता में आते ही मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया पर कृपा बरसानी शुरू कर दी। जेल से निकलते ही राजा भैया को मुलायम सरकार में जेल मंत्री बना दिया गया, जिसको लेकर सियासी गलियारे में हंगामा भी हुआ। बाहुबली है, ये उन्होंने कहना क्या, इसके पहले मायावती सरकार में अंदर थे, सब उनका ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन अखिलेश सरकार जब हुई तो उनको मंत्री, जेल से निकले और जेल मंत्री बना दिया गया। तो सरकार के ऊपर ही सब है। रुतबा वापस मिला तो इसकी झलक कोठी पर दिखने लगी। राजा भैया का दरबार सजने लगा, हुकूमत फिर से चलने लगी, जिसका असर दिखा 2004 के लोकसभा चुनाव में, जब राजा भैया ने 1999 लोकसभा की हार का बदला ले लिया और अक्षय प्रताप सिंह राजकुमारी रत्ना सिंह को चुनाव हराकर सांसद बन गए। 2012 में समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनी तो राजा भैया फिर वजीर बने। लेकिन जल्द ही एक बड़ी घटना ने राजा भैया की पेशानी पर बल ला दिया। कुंडा के तत्कालीन सीओ जियाउल हक की बलीपुर गांव में हत्या कर दी गई। घटना में कुल 3 लोगों की हत्या हुई थी। बलीपुर कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। घटना के तार राजा भैया से जुड़े। आरोप लगा कि राजा भैया के इशारे पर उनके लोगों ने डीएसपी जियाउल हक की हत्या की है। ईद के एक दिन पहले उनका ट्रांसफर हो गया कुंडा में और वहाँ पर स्थान गांव को जला दिया गया था। उसके इंक्वायरी में उनको भेजा गया और इंक्वायरी करने में 40 आदमी राजा भैया के उसमें आ गए। उन्होंने बोल रहा था कि इन लोगों का नाम निकाल दीजिए। इन्होंने बोला कि जब इन लोगों का नाम निकल जाएगा तो कौन दोषी रहेगा। तो पहला कारण तो यही था। दूसरा ये कि बालू खनन का उनके ऊपर आदेश हुआ वो कि GFC ला के उनका बंद करा दो और ट्रक ला के सब अंदर कर दो। तो गए GFC और ट्रक ला के अंदर करा दिए कलेक्टर की ऑर्डर से। और दूसरे दिन फिर ऑर्डर हुआ कि ये सब छोड़ दो। तो जब वो बोले कि जब बंद छोड़ना ही था तो बंद क्यों कराए। तीसरा कारण ये है कि उनके दरबार में नहीं आते थे। तो वो बोला कि कैसा ये अधिकारी हो गया जो यहाँ नहीं आता है। यही सब कारण था। बाहुबली थे और आखिर में उनका नतीजा गड़बड़ हो गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि राजा भैया जियाउल हक से नाराज थे, क्योंकि जियाउल हक न तो राजा भैया के दरबार में हाजिरी लगाते थे, न ही राजा भैया के कहने पर किसी आरोपी को छोड़ते थे। ऑन ड्यूटी सीओ की हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगा। लोग सीएम अखिलेश यादव से जवाब मांगने लगे। लगातार बढ़ते दबाव के बीच राजा भैया ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उत्तर प्रदेश सरकार ने बलीपुर कांड की CBI जांच की सिफारिश कर दी। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी प्रदेश सरकार की पुलिस करती तो भी होता, लेकिन उस पर ये आरोप लगता जो कुंठाग्रस्त लोग हैं, जो विरोधी लोग हैं, इधर इनकी सरकार, ये सरकार में मंत्री रहे, तो एक ये आरोप लग सकता था। और मरहूम सीओ की पत्नी ने भी मांग करी CBI जांच की।
हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देते समय, सदन में बोलते समय और आप लोगों से बात करते समय तीनों समय ये मांग करी है कि जांच सीबीआई करे। उस मांग पे हम आज भी खुशी खुशी से सीबीआई ने सीओ जियाउल हक समेत तिहरे हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। राजा भैया से घंटों सीबीआई दफ्तर में पूछताछ होती रही। राजा भैया सीबीआई दफ्तर से बाहर निकलते तो मीडिया सवालों की झड़ी लगा देती। महीनों की जांच के बाद सीबीआई ने राजा भैया को आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले का राजा भैया ने स्वागत किया। हमारे लिए सबसे बड़ी बात या सबसे खुशी की बात यह है कि आज देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने 5 महीने के कठिन परिश्रम पे आज जांच करके अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें मैं बेदाग हूं, उसमें मैं निरपराध हूं, निर्दोष हूं और ये बात आप सब लोगों तक मैं पहुंचा पा रहा हूं। किसकी साजिश थी, जिसकी भी साजिश थी वो नाकाम हो गई। सीबीआई जांच में राजा भैया बरी हो गए, लेकिन पीड़ित परिवार इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। पीड़ित पक्ष के वकील के मुताबिक जांच मुकम्मल नहीं हुई। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को जांच में दरकिनार कर दिया गया। जियाउल हक की पत्नी के मुताबिक बेहद सुनियोजित तरीके से तत्कालीन सीओ जियाउल हक की हत्या की गई है। परवीन तो ये मान के चल रही हैं कि इन लोगों ने एक प्लानिंग के तहत उनके हस्बैंड को वहाँ पे बुला के और मर्डर्स को हैंड ओवर कर दिया। ये चीज़ तो सामने, चूंकि वो आई विटनेस नहीं थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस यही बता रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन होके आए तो ये सारी चीज़ें निकल गई। वहीं जियाउल हक के पिता को अब भी न्याय की उम्मीद है। जियाउल हक के पिता शमसुल अंसारी कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला। जब कसूरवार जेल के अंदर जाएंगे तब उन्हें न्याय मिलेगा। उसी वक्त हम लोग संतुष्ट होंगे जबकि हमको न्याय मिले। न्याय तो हमको मिल नहीं रहा है और न्याय चल रहा है। सब राजा भैया अंदर जब हो जाएगा, उसके जितने दोषी हैं सब अंदर हो जाएंगे, तभी हमको न्याय मिल सकता है, संतुष्ट हो सकता है। सीबीआई जांच से बाहर आने के बाद राजा भैया को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी। सूत्रों की माने तो बदहाल कानून व्यवस्था के आरोप से परेशान सीएम अखिलेश यादव राजा भैया की मंत्रिमंडल में वापसी के खिलाफ थे। कहते हैं मंत्रिमंडल में वापसी का इंतजार कर रहे राजा भैया सीएम के फैसले से नाराज हो गए। इसी समय सियासी गलियारे में ये बात आम थी कि राजा भैया अपने समर्थकों समेत बीजेपी में आ सकते हैं। दरअसल राजा भैया भले ही निर्दलीय विधायक हों, समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री हों, लेकिन उनका संबंध कमोबेश सभी दलों के ठाकुर नेताओं से है और ये माना जाता है कि राजा भैया पूर्वांचल और अवध इलाके के ठाकुर नेताओं के मुखिया हैं। उसी समय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव राजा भैया से मिलने उनके घर भी गए, जिसके बाद राजा भैया की मंत्रिमंडल में वापसी हो गई और राजा भैया ने बीजेपी में शामिल होने के कयास को सिरे से खारिज कर दिया। मैं एक नहीं अनेक बार कह चुका हूं, नेताजी के साथ था, हूं और रहूंगा। मंत्रिमंडल में राजा भैया की वापसी के लिए मुलायम सिंह यादव का हस्तक्षेप करना अनायास नहीं था। भले ही 2012 में एसपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जानते थे कि सियासत में कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है और राजा भैया की अपने इलाके में पकड़ जग जाहिर है। इसकी तस्दीक चुनाव दर चुनाव उनका बढ़ता वोट बैंक करता है। राजा भैया ने कुंडा को अपना सुरक्षित किला बना लिया है। गरीबों की मदद हो या बेटी की शादी, राजा भैया के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। लोगों के बीच उनकी छवि एक मददगार की है। साहब वो हम लोगों का सेन पालन साहब मदद कर रहे थे, शादी ब्याह में खाने का नहीं रहा तो खाने पीने का मदद कर रहे थे सरकार। हमारे यहाँ का राजा हैं साहब, हमारे लोग के गरीब मने के सुनत थी। हाँ मदद की है साहब, हाँ मालिक मदद बहुत करा थी और बड़ा अच्छा काम यहाँ करा थी मालिक। राजा भैया भी कहते हैं कि वो हर समय लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं और जनता से यही जुड़ाव उनकी सफलता का अचूक हथियार है। लेकिन यह है कि अपने आप को
जनता के परिवार का सदस्य मान करके ईमानदारी से जिस भी काबिल हैं मेहनत में, उपस्थिति में, प्रयास में कभी कमी न होने पाए, यही लक्ष्य रहता है, यही प्रयास रहता है। सियासत के माहिर खिलाड़ी राजा भैया अच्छी तरह जानते हैं कि अपने दबदबे का किस तरह इस्तेमाल करना है और किससे किस तरह पेश आना है। जब जनता के बीच में जाते हैं तो राजा भैया की छवि बेहद विनम्र शख्सियत की होती है, और जब विरोधियों से निपटना हो तो राजा भैया का अंदाज जुदा रहता है। देखिए, चुनाव में आप सिर्फ दबा के लोगों से वोट नहीं ले सकते, और अगर आप लगातार जीत रहे हैं, निर्दलीय विधायक के तौर पे जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उसमें रियासत का जो एक परंपरागत वोट बैंक है, इसके साथ जो सत्ता में लगातार आप बने रहे, उसकी वजह से जो क्षेत्र में काम करते हैं लोगों के, उसकी वजह से जो लोग आपसे जुड़ते हैं। दूसरा, जो आपका विनम्रता वाला व्यक्तित्व है, और तीसरी बात यह है कि आपका जो दबदबा है, जो आपकी औरा है। यही कारण है कि 47 आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद राजा भैया के अलग अलग किरदार हैं। कभी अपनापन भरा तो कभी मददगार तो कभी डराने वाला। यही किरदार उन्हें रियासत से सियासत और सियासत में ऊंचे मुकाम तक पहुंचा चुका है। प्रतापगढ़ से सुनील सोमवंशी, देवरिया से संदीप तिवारी, सुल्तानपुर से ब्रजेश मिश्र के साथ संदीप पांडे। इलेक्शन डेस्क, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।